जय श्री राम बारहवीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा है। अपने ग्रामर से एक क्लोज वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बड़े व्यवस्थित तरीके से नाउन क्लोज करवा दिया था। एडजेक्टिव क्लोज को भी हम पढ़ चुके थे, पढ़ ही नहीं, हमने सीख लिया था। आज एडवर्ब क्लोज की भी हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी और आज एडवर्ब क्लोज की अपने प्रैक्टिस करेंगे। आज और कल 2 दिन एडवर्ब क्लोज की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि एडवर्ब क्लोज भी आपका स्ट्रोंग हो जाए। और ये चीज़ें जब अपने सीख लेते हैं तो उसके बाद हमारे ये काम में कब आएंगे। ये जब आप लोग सिंथेसिस वाला टॉपिक एक बार रिवीजन के लिए जाओगे तो उसको और इजी कर देता है, कंजक्शन वाले टॉपिक को भी इजी कर देता है। तो इन्हीं बातों में अपने आज अभी फिलहाल क्या पढ़ेंगे, क्लास 12th के लिए। क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान दें, अपने पढ़ रहे हैं क्लोज, और क्लोज में आज पढ़ा जाएगा एडवर्ब क्लोज। कौन सा क्लोज? एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज के बारे में कल हमने चर्चा की थी और आज भी एडवर्ब क्लोज को अपने पढ़ेंगे और कल भी एडवर्ब क्लोज को पढ़ा जाएगा, इसलिए कि क्लोज के अंदर अपने आप में जो थोड़ा सा यूं लगता है कि ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ी मेहनत करवाएं, वो एडवर्ब क्लोज ही है। नाउन क्लोज में और एडजेक्टिव क्लोज में तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आपको ना समझ आए। चलिए, अपने कल मैंने एक चार्ट बनवाया था, इसमें लिखा था एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। तो टाइम को बताने वाले कुछ कंजक्शन मैंने बताए थे, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अनटिल। यानी क्या बताया था कल मैंने? कल इसमें बताया था सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, क्लोज ऑफ ए टाइम। और टाइम में कुछ कंजक्शन मैंने बताए थे, आज आपको इनमें से पहचान करनी है। मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करूंगा कि इनकी काफ़ी कुछ जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, रीजन, कॉन्ट्रास्ट जो भी है, जितना संभव हो सका उतना ज़्यादा कि 2-2, 3-3 एग्जाम्पल से आपको आगे बढ़ाऊं। पहचान आपको करनी है, लेकिन कल की जो क्लास रहेगी उसमें पूरे एग्जाम्पल रहेंगे, 10, 15, 20, जितना संभव हो सका 50 तक। पहले तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में आपको पता है कि बिफोर कंजक्शन भी आता है, आफ्टर कंजक्शन का भी प्रयोग करते हैं, व्हेन भी टाइम को ही तो बतलाता है, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल और अनटिल, व्हाइल और ए अनटिल। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं और इनमें से उनमें किसका प्रयोग होगा वो आपको पहचान भी करनी है और इसका यूज भी करना है। तो मैं कुल मिलाकर आपके सामने 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं। कितने हैं? 3 और 2, 5 कंजक्शन है, उनमें से 3 क्वेश्चन आपके सामने ये हैं। तो देखो, सी फिनिश्ड हर होमवर्क, पहला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, सी फिनिश्ड हर होमवर्क, she finished her homework, then she went to bed, then she went to bed, then she went to bed। अब इस सेंटेंस में आपको इनमें से कौन से कंजक्शन का यूज करना है? पहले तो आप अगर सिंथेसिस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तब तो अपने हिसाब से इसमें से करना पड़ेगा, पर ये बातें हमने सिंथेसिस में पढ़ ली थी, इसलिए मैं आपसे यहाँ पूछूंगा नहीं। अब यहाँ मैं कंजक्शन आपको दूंगा, इनमें से आफ्टर का प्रयोग करना है, इनमें से आफ्टर कंजक्शन का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को बनाना है। तो आप एक बार बनाकर देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, सी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना काम पूरा किया। सी वेंट टू बेड, वो बैठ गई, बिस्तर पे चली गई। तो वो बिस्तर पे कब गई? पता चला कि काम पूरा करने के
बाद गई, तो आफ्टर का मतलब बाद में, आफ्टर का मतलब है बाद में। तो फिर ये जो देन आया है ना, इसको हटा के अपने लिखेंगे सी वेंट टू बेड। सी वेंट टू बेड, वो बिस्तर पे चली गई, कब? आफ्टर, बाद में। किसके बाद में? पता चला सी फिनिश्ड हर होमवर्क। आफ्टर सी फिनिश्ड, सी फिनिश्ड हर होमवर्क, हर होमवर्क। एक बार आप दोबारा देख सकते हैं इसको। चलो दोबारा बता देता हूं। देखो, ये समय को बतलाने वाला वर्ड है ना, टाइम सूचक वर्ड है, समय को इंडिकेट करने वाला वर्ड है। इसको तो आपको हटाना है, क्योंकि यहाँ आपको उस कंजक्शन का प्रयोग करना है जो टाइम ऑफ क्लोज में आते हैं। अब उनमें से किसका प्रयोग होगा? अगर आपको एग्जामिनर ने दे दिया इसमें आफ्टर का प्रयोग करें, तो फिर बाद में सी वेंट टू बेड, वो पलंग पे कब गई, इससे क्वेश्चन करना कब गई, ऊपर वाला काम पूरा करने के बाद। तो जो काम पहले किया उसको बाद में लिखना है, जो काम पहले किया उसको बाद में लिखना है, ठीक है ना। और देख लो एक एग्जाम्पल, द बेल रैंग, दूसरा एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल अगर आपने लिख लिए ना, तो फिर आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं। मैं एडवर्ब क्लोज के ही आपको इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा कि इसके अलावा बाहर से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इन्हीं एग्जाम्पलों के साथ आप रोज प्रैक्टिस करें। अगर ये तैयार है तो आपसे गलती नहीं होगी। द स्टूडेंट्स इंटर्ड द क्लास, इंटर्ड द क्लास, ये अपना अगला क्वेश्चन है। द बेल रेंग, द स्टूडेंट्स इंटर द क्लास, और इसमें भी आपको कंजक्शन कौन से का? वहन का प्रयोग करना है। किस कंजक्शन का प्रयोग करना है? वहन का। द बेल रेंग, द स्टूडेंट्स इंटर द क्लास, विद्यार्थियों ने कक्ष में प्रवेश किया, कब किया? जब घंटी बजी। उसने, वो सोने के लिए चली गई पलंग पे, कब गई? जब उसका काम पूरा हुआ। तो कब का जो आंसर मिल रहा है उसको टाइम वाले कंजक्शन के बाद लिखते हैं। तो द स्टूडेंट्स इंटर्ड द क्लास, विद्यार्थियों ने कक्ष में प्रवेश किया। तो द स्टूडेंट्स इंटर्ड द क्लास when the bell rang, when the bell rang, when the bell rang। अब देखो, जो टाइम का जवाब दे रहा है उसको अपने बाद में लिख रहे हैं। विद्यार्थियों ने कक्ष में प्रवेश किया, कब? घंटी बजने के बाद। वो सोने के लिए कब चली गई? जब उसका काम पूरा हो गया। तो टाइम वाले कंजक्शन में से टाइम का तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसमें टाइम की बात हो रही है। और फिर आपको ये ट्रेस करना है, अगर एग्जामिनर ने दे दिया बिफोर का, आफ्टर का, व्हेन का, अंटिल का, तो उस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो टाइम है वो बाद आना चाहिए। इतनी सी बात है, क्योंकि एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें टाइम बाद में आएगा। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल इसका और देखो, एक ही नहीं, फिलहाल मैं आज एक ही करवा रहा हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे करवाने वाला हूं जिनसे इतनी सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज तो फिलहाल मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। आई विल वेट यू कम बैक, आई विल वेट यू कम बैक, यू कम बैक। अब आपको यहां दे दिया एग्जामिनर ने कि इसमें अंटिल का प्रयोग करो। तो अंटिल का प्रयोग कैसे करेंगे हम देखो इधर,
आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। यू विल कम बैक, तुम वापिस आ जाओगे। तुम वापिस आ जाओगे, तुम कब तक वापिस आ जाओगे, इसका तो कोई जवाब इसमें मिल नहीं रहा, कोई टाइम नहीं मिल रहा। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। कब तक इंतजार करोगे, जब तक तुम वापिस से नहीं आ जाते तब तक करूंगा। इसका मतलब कब का जवाब ये दे रहा है ना, यू कम बैक, तो आपको अनटिल का प्रयोग करना है, तो ये पहले लिखना पड़ेगा। इस वो पहले वाला सेंटेंस देखा था, उसमें बाद में वो सेंटेंस आया था, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। until you come back, until you come back। कोई ज्यादा इसमें माथापच्ची है नहीं, डरावना जरूर है वो अपनी मानसिकता की वजह से, क्योंकि हमारे माइंड में ये सेटअप हो रखा है कि क्लोज सिंथेसिस, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको जो लगे उस कंजक्शन का यूज करो। हालांकि क्लोज में तो आपको कंजक्शन देंगे। लास्ट ईयर जैसे विच दे के पूछा था, एडजेक्टिव क्लोज से पूछा था। हमने एडजेक्टिव और नाउन क्लोज को पहले ही पढ़ लिया है, अब एडवर्ब क्लोज पढ़ा जा रहा है। तो एडवर्ब क्लोज में हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को देखा। टाइम को बताने वाले कंजक्शन है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल और अनटिल। इनमें से हमने 3 एग्जाम्पल आज कर लिए। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए थे। प्रैक्टिस तो मैं इसकी आज की क्लास के बाद में करवाऊंगा। आज तो मैं इसके सिर्फ आपको समझा रहा हूं। कल तो इसके डायग्राम के बारे में बताया, आज अपने इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं, उन कंजक्शन को ले रहे हैं। कुछ इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि आपका कुछ छूट ना जाए और आपको ये डरावना भी ना लगे। बड़े इजी वे में इनको देख रहे हैं। दूसरा एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन पढ़ेंगे। दूसरा एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अब रीजन नाम सुना, सुनते ही जान गए रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। और कारण बताने के लिए बिकॉज, सिंस और एज से हमें जोड़ते हैं। तो किस किस से, और एज से। बिकॉज, सिंस और एज से हम सेंटेंस जोड़ करे रीजन वाले क्वेश्चन करते हैं। अभी रीजन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई बच्चा रो रहा था, आपने उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो अब आपने क्यों का क्वेश्चन किया और क्यों का क्वेश्चन करने के बाद जो वो बच्चा जवाब देगा वो उसके रोने का रीजन था। बच्चे ने कहा मम्मी ने मार दिए, पापा ने डांट दिया, या फिर किसी ने मेरा खिलौना छीन लिया। इस तरह की बात जो कर रहा है ना बच्चा, वो उसका रीजन बता रहा है। तो इससे हमें एक पता चला कि एक सेंटेंस हमें क्यों का क्वेश्चन करना है और जो सेंटेंस जवाब मिलेगा वो रीजन वाला हो जाएगा। रीजन के लिए एज का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। देखो, ही वॉज टायर्ड, ही वेंट टू बेड अर्ली। ही वॉज टायर्ड, he went to bed, he went to bed early। अब ये क्वेश्चन आ गए आपके और इस क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि इसमें बिकॉज का प्रयोग करिएगा। इसमें किसका प्रयोग करना है, बिकॉज का। तो आपने वहन में देखा कि जो टाइम बता रहा था उसको बाद में यूज कर रहे थे, और इसमें रीजन जो बताएगा उसका बाद में यूज होगा। चलो हम ढूंढते हैं। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। ही वेंट टू बेड अर्ली, वो बेड अर्ली अर्थात सोने के लिए जल्दी चला गया। वो सोने के लिए जल्दी क्यों गया भी, क्योंकि वो थका हुआ था। यही कह रहे हो ना आप भी। इसका वेंट टू बेड अर्ली जाने का रीजन ये है ना कि वो थका हुआ था इसलिए जल्दी सो गया। तो फिर रीजन तो बाद में आएगा, टाइम वाले में टाइम वाला बाद में आएगा। तो अब क्या करना है, इसको पहले लिखना है। ही वेंट टू बेड अर्ली, हम लिखेंगे ही
went to bed early because का यूज करना है ना, और he was tired because he was a tired। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या हो रही है। जब कंजक्शन अपने को दिया है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और देखो एक शी डिडंट गो टू स्कूल, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। शी डिडंट गो टू स्कूल, वो विद्यालय नहीं गई। शी डिडंट गो टू स्कूल, शी वॉज इल, वो बीमार थी। शी वॉज इल। अब मेरे को आगे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप तुरंत समझ गए कि रीजन कौन दे रहा है। मान लीजिए इस सेंटेंस में आपको सिंस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सिंस का। फटाफट करके देखिएगा, रीजन बाद में आ जाएगा। तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो विद्यालय नहीं गई, क्या कारण रहा होगा? सी वॉज इल, वो बीमार थी। कारण तो ये है ना इसमें, और ये वाला कारण है, तो इसका मतलब पहले वाला सेंटेंस ऐसा कैसे आ जाएगा? सी डिड नॉट या सी डिडंट गो टू स्कूल सिंस, चूंकि सी वॉज इल, सी वॉज इल, वो बीमार थी। बस ये हो गया। जैसा टाइम वाला वैसा रीजन वाला, बस एक शर्त है। बस ध्यान इतना रखना है कि एग्जामिनर ने जैसे ये दिया एग्जाम्पल, सिंस को जैसे ही देखा, सेंटेंस को पढ़ा, पढ़ते ही दिमाग कमाया कि ये तो रीजन वाला है, टाइम वाला है। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। इसके लिए इन कंजक्शन का आपको ध्यान होना चाहिए। रटने से याद नहीं होगा तो आप क्या करें, दो दो तीन तीन जो मैं एग्जाम्पल फिलहाल आप लोगों को करवा रहा हूं, वो एग्जाम्पल थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आओगे, एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। और वो एग्जाम्पल याद हो गए तो कभी नहीं भूलने वाले। एग्जामिनर कौन सा ही क्वेश्चन कहीं से दे दे, बस आपको तो ध्यान पूर्वक इन चीजों को देखना है, पढ़ना है। एक एग्जाम्पल इसका और ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, स्टेड होम इट वॉज रेनिंग। स्टेड होम इट वॉज रेनिंग। अब ये क्वेश्चन देखना, अब इसके अंदर आपको एज कंजक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है? एज का। अब मुझे नहीं पता कि इसमें एज का, आई स्टेड होम, आई लिखा, सब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं। आई स्टे की सेकंड फॉर्म होम, इट वाज रेनिंग। तो इसमें दो बातें होगी, एक में रीजन दिया होगा, रीजन वाला बाद में आना चाहिए। बस इतनी सी बात का ध्यान रख लें। आई स्टे होम में घर पे रुका, इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी। घर पे रुकने का कारण क्या था? घर पे रुकने का कारण था कि बरसात हो रही थी। एस को जैसे ही देखा हमें याद आ गया कि एस तो क्या बतलाता है? रीजन बतलाता है। इसका मतलब रीजन वाला पार्ट आगे आ जाएगा। तो अपने कैसे बनाएंगे? आई स्टेड होम एज इट वॉज रेनिंग। एस इट वॉज ए रेनिंग। बोलो ये चीज समझ आई क्या आपके? मुझे नहीं लगता कि क्लोज को लेके आपके माइंड में कतई ही कोई डाउट वाली बात रहेगी। हाँ, सिंथेसिस के लिए अगर आपने यही एग्जांपल देख लिए ना, अगर आपने क्लोज को भी ढंग से पढ़ लिया तो सिंथेसिस वाला क्वेश्चन भी डेफिनेटली सही होगा। और उसके साथ साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कंजक्शन वाला क्वेश्चन भी सही होगा। ग्रामर में सिर्फ आपको फिर एक फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, वो प्रैक्टिस से भी आएगी। उसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा भी जब अपना उस टॉपिक को पढ़ेंगे। एक और देख लेते हैं आज, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन।
तो दो हो गए। तीसरा एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, कंडीशन नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त। अब कोई ना कोई शर्त आपके सामने रखी जाती है। आपने कहा पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे मोबाइल चाहिए, तो पापा ने आपके सामने शर्त रख दी, कंडीशन रख दी, क्या कि यदि आपने 12वीं क्लास में 95% बनाए तो डेफिनेटली आपको एक बाइक, एक लैपटॉप और एक मोबाइल ला के दे देंगे। तो ये क्या थी, अगर आपको बाइक लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, तो उसके पीछे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, 95 को प्लस करना। तो फिर इसी तरह की कंडीशन देखेंगे। तीसरा पढ़ लेते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, और एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन बाकी अपने कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, क्लास भले एक से ज्यादा दो हो जाए, लेकिन इसमें कौन से कंजक्शन आएंगे कंडीशन बताने के लिए। एक तो इफ का प्रयोग किया जाता है, आप भली भांति जानते हो इस इफ को, तो बहुत ज्यादा परिचित हो। अनलेस प्रोवाइडेड दैट, अनलेस प्रोवाइडेड दैट, हालांकि ये सारे मेरे करवाए हुए हैं सिंथेसिस में, लेकिन फिलहाल क्लोज में पढ़ रहे हैं तो इनका यूज एक बार और देख रहे हैं। आई वर्क हार्ड यू विल, वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड you will succeed, वर्क हार्ड यू विल सक्सेड, और आपको दे दिया कि इसमें इफ का प्रयोग करना है। वर्क हार्ड यू विल सक्सेड और इफ का प्रयोग करना है तो करिएगा। वही बात है, टाइम वाला बाद में आ रहा था, रीजन वाला बाद में आ रहा था, तो इसमें कंडीशन वाली बात बाद में आ जाएगी। यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा, ये कंडीशन है आपके पास। यू विल सक्सीड, तो ऐसे लिख देंगे इसको, यू विल, बस इस बात को पकड़े रखना, कौन सी, कि कंडीशन पढ़ रहे हैं तो कंडीशन कंजक्शन के बाद आनी चाहिए, टाइम पढ़ रहे हैं तो टाइम, रीजन पढ़ रहे हैं तो रीजन। यू विल सक्सीड इफ वर्क हार्ड, इफ वर्क हार्ड। एक और बात मैं यहां आपको बतलाऊंगा। अब मैं एक और बात, ये वर्क हार्ड जो है ना, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस जो शुरू हो रहे हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट हिडन होता है, और हिडन सब्जेक्ट क्या होता है, वो यू होता है। तो यहाँ इफ यू वर्क हार्ड हिडन रहता है, उस सब्जेक्ट को यहाँ ओपन कर दो, इफ यू वर्क हार्ड। और देखो, डोंट गो आउट इट रेन्स, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट इट रेन्स, इट रेन्स। इसमें भी आपको बोल दिया कि इफ का प्रयोग करो। एक चीज और ध्यान रखना, जब हम कंडीशन वाले सेंटेंस में इफ का प्रयोग करते हैं ना, तो उसके बाद प्रेजेंट सिंपल रहता है, पहले फ्यूचर सिंपल हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस सेंटेंस में प्रयोग करिएगा, डोंट गो आउट, बाहर मत जाना, इट रेन्स, बरसात आती है। तो कंडीशन क्या है, बरसात आती है तो बाहर नहीं जाना, सॉरी बाहर नहीं जाना, रीजन कंडीशन क्या है, इट रेन्स। तो डोंट गो आउट, बाहर मत निकलना, इट रेन्स इफ इट रेन्स, डोंट गो आउट इफ इट रेन्स, डोंट गो आउट इफ इट रेन्स,
डोंट गो आउट इफ इट रेन्स। और देख लो एक एग्जाम्पल, विल नॉट हेल्प यू, यू डोंट आस्क पोलाइटली। आई विल नॉट हेल्प यू, चलो ऊपर लिख देता हूं, आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू, यू डोंट आस्क, you don't ask politely, you don't ask politely, you don't ask politely। और इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है, अनलेस का प्रयोग करना है। तो कैसे इसमें अनलेस का प्रयोग होगा, मैंने अनलेस की एक बहुत शानदार क्लास दी है, फटाफट इसमें अनलेस का प्रयोग करके देखें, अनलेस का प्रयोग करके देखें। और अनलेस पे मैंने एक अलग से ही क्लास बनाई है और उसमें मैंने आपको बताया है कि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं, यानी अनलेस। तो फटाफट इसमें इस क्वेश्चन को करके देखें। आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। कंडीशन क्या, यू डोंट आस्क पोलाइटली, तुम पोलाइटली से नहीं पूछते, विनम्रता से बात नहीं करते, यानी ये कंडीशन है। तो पहले लिख देंगे आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस, अनलेस, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो अनलेस खुद ही सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, तो इसके बाद आने वाले जो नेगेटिव वर्ड है वो हट जाएंगे। डू को हटाना पड़ेगा क्योंकि नोट को आपने हटाया और यहाँ यू लिखा, तो डू तो असरेटिव सेंटेंस बन रहा है, डू तो आएगा ही नहीं। अब अगर यहाँ डज होता ना तो आस्क के साथ आस्कस कर देते, डिड होता तो आस्किड कर देते, लेकिन ये तो खुद प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, हमें कोई समस्या नहीं होगी। यू आस्क पोलाइटली। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ज्यादा टेंशन ना लें, और क्वेश्चन अपने जैसे जैसे इसके हल करते जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस इतनी शानदार हो जाएगी, तब जाके टॉपिक आराम से आप बढ़िया व्यवस्थित कर लोगे। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने टाइम को देख लिया, रीजन को देख लिया और कंडीशन को देख लिया, बाकी कल और पढ़ेंगे। तो जय सिया राम, फिर मिलते हैं कल।